तो अमरजीत, क्या लगता है आपको कि क्या ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल दोबारा अटैक करेंगे? क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्ट था उनका अटैक करने का कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को नेस्तो नाबूद कर देना, वहां के रिजीम को चेंज कर देना, दोनों में से कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसराइल को खुद को सेटबैक लगा हो? क्योंकि जैसे हमने देखा कि इसराइल के हमले के बाद ईरान ने जो जवाब दिया, तेल अवीव जैसा शहर धुआं धुआं कर दिया था। अभी डर की वजह से पीछे हट गए हो, दोबारा फिर से अपने मंसूबों को वो पाने की कोशिश करेंगे। देखिए विपिन जी, ये ना तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, हम्म। और मुझे ये लगता है कि ना ये आखिरी टाइम है। तो आप ये देखिए कि जब शाह की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, जो अमेरिकन वो था, पपेट था एक तरफ से मैं कहूंगा। ठीक है। हम्म। तो जब शाह की गवर्नमेंट गई 1979 में, तो हम्म। उसके बाद जैसे ये रजीम आया, ये इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और खेमेनी तब से इस रजीम को लीड कर रहे हैं। हाँ। तो इसके बाद आप देखिए कि ये पूरा जो मिडल ईस्ट है, हम्म। मिडल ईस्ट के अंदर कॉन्टिन्यूसली आप देखेंगे कि शुरू में एक अटैक हुआ जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ अमेरिका के अंदर। हाँ। तो उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को खत्म करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा अमेरिकन बेस बनाया गया। हम्म। उसके बाद इमीडिएटली एक चीज शुरू हुई कि अ, फिर इराक के खिलाफ लगातार प्रचार शुरू हुआ, वेपन जिसमें ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के थे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ये शायद इधर इंग्लैंड के टोनी ब्लेयर थे शायद। ठीक है। तो इन सब ने, इनका एक डाटा है कि 934 बार झूठ बोला गया। पूरी वर्ल्ड की जो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस थी, जो भी बड़े समिट थे, हम्म। उनमें अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोनों ने कॉन्टिन्यूसली हजारों बार ये झूठ बोला कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। उसके बाद उसके खिलाफ एक जंग का मोर्चा खोल ये और नेतन्याहू भी इसमें पूरे का पूरा सबसे जो, आगे थे। इस झूठ को बोलने में नेतन्याहू बिल्कुल, सबसे आगे थे। हाँ। हाँ, मतलब जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं कि अपने आप में इजराइल क्या है, ठीक है। बेसिकली इजराइल के पीछे का जो सारा सिस्टम है ना, हम्म। इजराइल इतना बड़ा मैं कहूंगा कि साम्राज्य मुल्क नहीं है वो। ठीक है। उसकी इतनी पावर नहीं है कि पूरे मिडल मिडल ईस्ट के अंदर जितनी डिस्ट्रक्शन हुई है कि वो इजराइल कर दे। बेसिकली उसके पीछे जो पावर्स है, तो हम्म। वो मैं पहले उनकी बात कर रहा हूँ। तो हाँ। उसमें ये देखिए कि उसके बाद ये हुआ, ठीक है, पूरा इराक, और कम से कम उसमें डाटा है कि 25 लाख लोग मारे गए उसमें। तो ठीक है। 25 लाख लोगों की हत्या की गई वहां पे। अपनी मर्जी का एक रजीम बनाया गया, और उसके बाद एक बड़ा फौजी अड्डा जो है वो अमेरिका ने वहां पे बनाया। तो ठीक। अमेरिका ना कहूं तो मैं नाटो कहूंगा इसको। बेसिकली हाँ। अमेरिका कहना थोड़ा कुछ चीजों को बाहर कर देगा। ठीक है। तो इसके अंदर जो नाटो नेशंस है, जो भी अपने दर्शक है, वो नाटो नेशन कौन कौन से अगर गूगल पे डाल के देखेंगे तो उनको सारे देश पता चल जाएंगे। हम्म। तो उसका जो भी, किसी का थोड़ा कम इंटरेस्ट है, किसी का ज्यादा है, उसको कोई लीड कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, ठीक ये है। सारा मसला है। हम्म। तो उसके बाद आप देखिए ये गद्दाफी वाला इशू हुआ। हाँ, लीबिया में। फिर ममूर गद्दाफी ने लीबिया में ये हम्म। कह दिया कि हम जो तेल है, वो तेल हम आपको डॉलर में नहीं देंगे, हम अपनी करेंसी में देंगे, जहां हम इसको सोने के बदले बेचेंगे। तो मतलब ये वो उसके लोग थे बाद गद्दाफी जिन्होंने के ऊपर अटैक होता है। अमेरिकन और यूरोपियन हेजेमनी को टक्कर दी थी। बिल्कुल। तो हाँ। उसके बाद आप देखिए ये अमेरिका के ये इसके अंदर होना, फिर लीबिया के अंदर होना, फिर ये यूनान के अंदर कॉन्टिन्यूसली है। तो हम्म। ये जो, आप ये देखो, ये जो स्टेट ऑफ हार्बूज है ना, बेसिकली जो समुद्री रास्ता है, हम्म। तो समुद्री रास्तों के आप अगर चारों तरफ देखेंगे, कतर को देखेंगे, ओमान को देखोगे, आप यूए को देखोगे, ठीक है, ये जितने भी देश हैं, हम्म। इनमें एक इराक ने इनको सबमिट नहीं करा था। हम्म। दूसरी तरफ लीबिया था, वो इनको नहीं कर रहा था। तीसरी तरफ वो है अभी ये जो फलस्तीन के साथ जहां पे हिजबुल्लाह लड़ रहा है, क्या नाम देश का हाँ। मैं भूल गया। तीसरा लेबनान। देश वो है। लेबनान। तो हाँ, लेबनान। ये तीनों देशों को पूरी तरह ध्वस्त करा गया, वहां की गवर्नमेंट चेंज करी गई। तो अगर आप ये स्टेट ऑफ हार्बूज को देखेंगे, तो इसकी एक तरफ वाले जितने देश हैं,
वो सारे ईरान को छोड़कर ईरान हारबूज की दूसरी तरफ है। ठीक है। ये जो समुद्री रास्ता है, समुद्री रास्ते के आप ये मानो कि 70% या 60% से ऊपर वाला जो वो पूरा उसका जो बाउंड्री है, वो एक तरफ यूएई, ओमान और ये जितने देश हैं, इराक को, कतर को, इनको अगर आप मिलाओगे तो एक साइड पूरी इन्होंने कवर कर दी है। ठीक है। तो फिर बीच में स्टेट ऑफ हारबूज आ गया, दूसरी तरफ है ये ईरान आ गया। ठीक है। तो स्टेट ऑफ हारबूज का लगभग 40-45% की जो बाउंड्री है वो ईरान के साथ लगती है। तो आप ये मानिए कि स्टेट ऑफ जो हारबूज है वो एक, अगर आप ये मान ले कि वो एक बाउंड्री लाइन में मान लो उसको, तो बाउंड्री लाइन के इधर वाले जितने देश हैं उनमें से एक ये लेबनान को छोड़ के और फलस्तीन के लोगों को छोड़ के जितनी रेजिस्टेंस थी वो लगभग दबा दी गई है। उसमें होतीज हैं जो कंटिन्यूसली अभी भी लड़ रहे हैं, और हिजबुल्लाह है वो अभी लड़ रहा है। तो ये, और तीसरा फलस्तीन के अंदर हमास है। इन तीनों को छोड़ के बाकी जो मेनली जितनी गवर्नमेंट है वो सारी पपेट गवर्नमेंट है। और हर उसके अंदर अब नाटो तो थोड़ा कमजोर हो गया। नाटो कमजोर होने के बावजूद ये जितने अमेरिका के सारे बेस है ना, कम से कम 7 या 8 9 बेसिस है। ठीक है। कतर के अंदर सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। ठीक है। तो तब तक इनको ये खतरा नहीं था। उसके अंदर ये इनकी एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी जो इनको थोड़ा प्रोटेक्ट कर रही थी। तो वो 2021 के बाद चेंज हो गई, क्योंकि ईरान के पिछली साइड में जिसकी ईरान के साथ हद लगती है, जो जिसकी एलओसी है उसके साथ, वो था अफगानिस्तान। ठीक है। तो अफगानिस्तान से 2021 में इनको वापस जाना पड़ा। वहां पे रजीम चेंज हो गया और तालिबान की सरकार आ गई और वो इनके अगेंस्ट है। तो इनका एक ही अड्डा था इस तरफ, स्टेट ऑफ हारबूज की जो अपर बाउंड्री लाइन कर रहे हैं उसके इस तरफ सिर्फ एक ही अड्डा था इनके पास, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से इनसे छीन गया 2021 ठीक में। है। तो उसके छीनने के बाद आप ये देखेंगे कि जो एक चाइना है, इसके अंदर ना एक शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन करके है। ठीक है। इंडिया वो में शंघाई कॉर्पोरेशन, हाँ हाँ, वो एक रीजनल देशों का ग्रुप है। ठीक है। तो उसमें मेन चाइना है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, अभी ईरान 2023 में उसका मेंबर बना, इंडिया भी उसका मेंबर है। तो उस ये जो एरिया है ना, आप ये मान लो कि ईरान से इस साइड वाला, उसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ये इंडिया और ये बांग्लादेश, नेपाल और ये सारे जितने देश हैं, भूटान, ये सारे, हाँ। इन देशों में एक इंडिया को छोड़ के बाकी सब के सब इनके हाथ से लगभग जा चुके हैं। तो अभी इंडिया और पाकिस्तान की जो दोनों गवर्नमेंट है वो जो है कभी अमेरिका की साइड में थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं, कभी इस साइड में चाइना की तरफ। और अगर पाकिस्तान का जो मेन डिफेंस इंटरेस्ट है वो तो चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी उनके बाकी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लेने के लिए अमेरिका उनके साथ बार्गेनिंग में है कि इसको थोड़ा चीन से थोड़ा बाहर लाया जाए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इनकी कोशिश थी कि इसको सिर्फ एक ईरान ही है। अगर आप पिछले 30 साल से देखोगे तो ईरान ही है जो लगातार इस पूरे खित्ते के अंदर अमेरिका, इजराइल और खास तौर पे ये जो नेटो नेशन है इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ, ठीक बात। तो खड़ा होने के बाद और उसने इनको सबमिट नहीं करा, उसने सरेंडर नहीं करा। और इतनी उनपे 2015 के अंदर एक समझौता हुआ कि ये अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है, वो ज्यादा आगेगा। तो उसके बाद 2018 में अमेरिका इमीडिएटली अपने आप उसमें से बाहर आ गया। तो समझौता तो तब से टूट गया वो। तो इतनी सैंक्शन लगाई गई हैं, आप ये मानो कि उसका जो तेल है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, ठीक है। तो अभी उसका चाइना को जा रहा है, कुछ हिस्सा इंडिया को आ रहा है। पर जितने यूरोप को जाता था इन्होंने बंद करवा दिया। ये कतर और ये सारी जगह पे कब्जे करके वो सारा यूरोप का जो तेल की पूर्ति है, गैस की पूर्ति है और ये अमेरिका की, कनाडा की, ये सारी वहां से हो रही है।
तो उसके अंदर एक ही नेशन है जो ईरान है, वो कंटिन्यूसली इनकी पॉलिसीज को कंडेम करता रहा है। इनके अंदर जो लड़ाइयां, वहां पे लड़ाइयां चल रही हैं, जैसे होती है, हिजबुल्ला है, और ये फलस्तीन के अंदर जो हमास वगैरह संगठन लड़ रहे हैं, वो कंटिन्यूसली उनको बैक करता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको मदद देना, और वो उसका स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि बेसिकली, और मैं भी अगर मानूं कि मेरी समझ के हिसाब से मैं कहूं, तो मैं ये कहूंगा कि वो एक अगेंस्ट एम्पेरियलिज्म, एंटी एम्पेरियलिस्ट जो फाइट्स हैं, वो उनके खिलाफ जितनी भी लड़ाइयां चल रही हैं, उन लड़ाइयों को सपोर्ट करता रहा है ईरान। तो ये सबसे बड़ी जो है, इसके खिलाफ खुंदक है इनको। अच्छा, ये तो जो दूसरा आपने ये कि ईरान हाँ, जो आपने सैंक्शंस की बात इतनी की। तंगियों और हाँ इतनी जी। सैंक्शन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं कह रहा था जो सैंक्शंस की बात की आपने इतनी और सैंक्शन ईरान लगने की के सप्लाई। बावजूद अगर वो सरवाइव कर रहा है, मैं हाँ, ये कह रहा था कि जो तो आपने वो जो सारी सैंक्शन के बावजूद वो सरवाइव कर गया। सैंक्शंस की बात जो आप कर रहे हैं और तेल की सप्लाई की बात कर रहे हैं, ईरान और चाइना का रेल लिंक अभी शुरू हुआ है मई 2025 में। उसमें तीन देश हाँ और, जी, हाँ जी। किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। और इस रेल लिंक के साथ साथ एक रेल लिंक और प्लान में है, 5 नेशंस रेल लिंक कहा जाता है, जिसके अंदर अफगानिस्तान भी है बीच में। तो इन सैंक्शंस के बावजूद हम्म। जो है, चाइना तक, चाइना से ट्रेड कर रहा है, पूरा तेल की सप्लाई वहां जा रही है, चाइना से वहां माल आ रहा है। और जो बीच के जो तीन चार देश जितने भी हैं, वहां पर भी चाइना का जो कंट्रोल है वो बढ़ेगा उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी होगी जो अमेरिका को बहुत परेशान कर रही होगी। हाँ, नहीं, इसके अलावा आप एक और देखिए, ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, इसके अंदर एक बड़ा 8 लाइन या 10 लाइन, एक बड़ा जो हाईवे है, वो पाकिस्तान की तरफ लगभग बन चुका है और शुरू भी हो गया है। ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस मतलब हाईवे है, हम्म। जिसके ऊपर व्यापार तो होना ही होना है, पर वो डिफेंस के नजरिए से बहुत बड़ी चीज है। हम्म। पूरी इस जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके अंदर। ठीक तो है। ये एक इशू है। हम्म। उसके अंदर मुझे जो सबसे बड़ी चीज लगती है, वो ये लगती है कि एक ही मुस्लिम देश है, हम्म। और वो कंटिन्यूसली, अगर आप ये देखो कि जहां जहां पे भी इन्होंने कब्जा करा है, वहां पे अपने शासक बैठा दिए, हम्म। उसके बावजूद जो लोगों की हालत है वो तो बदली नहीं है। तो हम्म। लोगों के अंदर तो अग्रेशन है वहां पे। हम्म। तो वो सिविल वार जैसी कंडीशन है इन सारे देशों के अंदर, छोटे छोटे ग्रुप आपस में लगातार लड़ रहे हैं, कभी उस शहर हाँ। पे उसने कब्जा कर लिया, कभी उसने कर लिया। तो इनको एक ये भी डर है कि अगर ये लंबा टाइम ऐसे सरवाइव करता है, हम्म। तो कोई ऐसा दिन नहीं आएगा कि एक दोबारा पहले जो अरब स्प्रिंग, जिसको ये अरब स्प्रिंग बोलते हैं बेसिकली, वो लोगों का अपना विरोध था, हम्म। पर उसको, उसका फायदा कौन ले गया? ये अमेरिकन और ये नेटो वाले नेशन ने उसका फायदा उठा लिया। ठीक है। ये जो दूसरी साइड वाले जो रेजिस्टेंस फ्रंट थे वो कमजोर थे, हम्म। और इन्होंने अपने जो रेजिस्टेंस फ्रंट थे उनको बैक करके अपने फेवर के जो रूलिंग क्लास थी वो वहां पे ले आए। हाँ। पर लोगों की हालत तो अभी भी बहुत बुरी है। तो हम्म। इनको ये सबसे बड़ा डर है कि अगर ईरान ऐसे सरवाइव करता है, तो फ्यूचर में कोई एक ऐसा दिन आएगा, और जैसे ये शंघाई वाला जो संगठन है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, पिछले 15 साल में चाइना का पूरा एक प्रभाव पड़ा है इस खित्ते के हम्म। अंदर, और पूरी दुनिया के अंदर पड़ा है। और रशिया भी पहले वाली हालत में नहीं है, वो भी बेशक वॉर के अंदर है, पर वो 2001 में जैसी हालत थी, वो हाँ। बोलने की, उसमें जब गद्दाफी और ये सारा मामला हुआ, वो बोलने की हालत में ही नहीं था। हम्म। तो अब रशिया भी उस हालत में नहीं है, रशिया भी अभी वॉर के लिए प्रिपेयर्ड है। ठीक है। तो इस सारे के अंदर जो ये सारा मामला है, उसके अंदर इनको सबसे बड़ा ये खतरा बना है कि इसको किसी ना किसी तरह से वहां पे रजीम चेंज हो, हम्म। या कम से कम इसके ऊपर ऐसा अटैक करा जाए कि इसको दबाया जाए, हम्म। और दबा के इसको मतलब अपने फेवर के अंदर लाया जाए, कुछ ना कुछ अपने जो इंटरेस्ट है वो पूरे करे जाए। तो हम्म। ये सारा हमला इससे ही प्लैंड है। और जो शुरू से आपने शुरू करा था कि फ्यूचर में इसकी कैसी संभावना रहेगी, हम्म। तो उसमें मुझे एक ही चीज लगती है कि देखो, जो एक फाइनेंस कैपिटल है, हम्म। जो एम्पेरियलिस्ट की पूंजी है, हम्म। बेसिकली ये सारा उसके इंटरेस्ट का खेल है। हम्म। तो वो है संकट में। हम्म। तो वो संकट में होगी तो वॉर आएगी। हम्म।
तो फिलहाल की घड़ी आप ये मान ले कि ये वापस गए हैं, हाँ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में ये टल गया। हम्म। तो ये दोबारा भी हो सकता है। और उसमें जो अभी अमेरिका की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज की स्टेटमेंट है, वो ये है कि अमेरिका ने भी पहले बता दिया था इनको कि हम आपके ऊपर करेंगे। हम्म। और उसमें जो मेन था उसके अंदर तो इन्होंने स्टेटमेंट दे दी ईरान ने कि हमने वहां से न्यूक्लियर जो हमने बना रखा था, अपना जितना भी वो सब सिस्टम निकाल था, दिया। वो हमने मार्च में शिफ्ट कर दिया था। हाँ। और उसके ऊपर बड़े बम गिराए हैं। हम्म। एक के ऊपर इन्होंने सिर्फ मिसाइल से अटैक किया है, हम्म। जिससे बहुत माइनर वो हुआ है। तो हम्म। फोर्डो के ऊपर इन्होंने बड़े बम गिराए हैं जिसमें हम्म। नुकसान हुआ है, पर उनका ये कहना है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो अभी तक भी इंटैक्ट है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो एक के ऊपर अटैक करा ही नहीं जहां पे रशिया का इंटरेस्ट है। हम्म। वहां पे रशिया के साथ पहले ही नेतन्याहू ने ये मान लिया था कि हम इस साइड के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। फिर वो रशिया के साथ टकराव हो जाता तो है। हाँ, तो दूसरी बात यह है कि जिस दिन ईरान ने अटैक करा, हम्म। ईरान ने अटैक करने के बाद ईरान ने भी इनको बताया अमेरिका को कि हम आपके इस अड्डे के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, तो आपको जो रक्षा करनी है आप कर लो, पर हम अटैक करेंगे। ट्रंप ने थैंक यू भी तो कहा है। वो, हाँ, तो हाँ। वो एक सिंबॉलिक मैसेज था। और मुझे ये लगता है कि जब ईरान का अटैक हुआ है, हम्म। तो पहले जो भी होता रहा हो, ईरान के साथ सिंपति रखने में ये शंघाई वाले जो ग्रुप ने, इसने तो एक बड़ी स्टेटमेंट दी ही, रशिया भी हम्म। स्टेटमेंट दे रहा था, हम्म। पर वो सिर्फ स्टेटमेंट तक की बात थी। पर जब अटैक करा गया, अटैक हम्म। करने में मुझे ये लगता है कि चाइना जाके आया, हम्म। इनका चाइना के साथ डायरेक्ट बात हुई। बातचीत हुई। और जो जो ये इनका विदेश मंत्री है ईरान का, वो रशिया जाके आया, पुतिन से हम्म। मिलके आया। तो हम्म। और उसके बाद अटैक। तो मुझे ये लगता है कि ये बात अमेरिका को भी पता थी कि अब चाइना और रशिया डायरेक्टली इनके साथ आएंगे। और उसमें पूरे खाड़ी के देशों को युद्ध के अंदर जाने की एक संभावना बन गई थी, जो पहले भी बोली जा रही थी। तो उसमें इनको ये खतरा था कि एक तो अमेरिकन फौज है सबसे बड़ी गिनती में, वो सबसे ज्यादा मारे जाने की संभावना है। हाँ, 50,000 के। दूसरा ये है कि हाँ, ट्रंप के घर के अंदर पूरा इसके विरोध हो रहा है। तो हाँ। वहां पे फौज लगा के लोगों को, सिविल वार जैसी सिचुएशन बनी हुई है, उसको वो कर रहे हैं। इसके खिलाफ महाभियोग का मता पार्लियामेंट के अंदर आ गया है। हम्म। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये अमेरिका भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी एक सेटिंग करके ये युद्ध बंदी है जो उसने अमेरिका ने करा दी। करा दी। और मुझे ये लगता ट्रंप है कि ईरान ट्रंप के तो साथ खुद भी कुछ ना कुछ एंटी वार सेटिंग का हुई। स्टैंड लेकर ही सत्ता में आए थे। हाँ, अभी हमने ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात की है, थोड़ा हम दर्शकों को बता दें कि जो सेंटर पॉइंट है ना पूरे झगड़े का, वो ईरान का न्यूक्लियर पावर बनने को लेके है। और उसके बीच में आता है यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 की जो एनरिचमेंट है, उसका इशू है सारा। थोड़ा सा मैं टेक्निकल इसमें जाऊंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यूरेनियम एक आइसोटोप है, एक एलिमेंट है जो कि न्यूक्लियर बम बनाने के काम आता है। नेचुरली जो वो मिलता है, सही, कुदरती तौर पे मिलता है, उसको सिर्फ बिजली बनाने के काम में लिया जा सकता है। अगर उससे बॉम्ब बनाना है तो उसको 90% तक कंसंट्रेट करके उसको एनरिच करना होता है। जो कच्चा माल मिलता है यूरेनियम का, उसको सही, बोलते हैं येलो केक। और ईरान में इस वक्त स्टेट ऑफ आर्ट और वर्ल्ड क्लास के बहुत बढ़िया सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम लगे हुए हैं, जिससे कि यूरेनियम को वो एनरिच करते हैं। एनरिचमेंट कैसे होती है? सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम, आपकी जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े सूखते हैं, पानी बाहर निकल जाता है, कपड़े अंदर आ जाते हैं, ऐसे ही यूरेनियम भी उसको गैस में कन्वर्ट करके सेंट्रीफ्यूगल में डाल के जो इंप्योरिटी है वो वही रह जाती है, यूरेनियम 235 जो चाहिए वो बाहर निकल जाता है। लेकिन ये एक स्टेज में नहीं होता, इसके लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। मल्टीपल स्टेज से ये रिफाइनिंग होती है। इसी इसी वजह से इतना लंबा टाइम भी लग रहा है ईरान को इसको एनरिच करने के लिए। तो कहा यह जाता है कि ईरान इस वक्त 60% तक एनरिच कर चुका है अपने यूरेनियम को, और वॉर ग्रेड यूरेनियम के लिए 90% एनरिचमेंट चाहिए। तो अमर जी थोड़ा बताइए इस बारे में कि ईरान की न्यूक्लियर जो विशेष है वो क्या है? क्या वाकई वो कोई बॉम्ब बनाना चाहता है? क्योंकि अदरवाइज तो वो मना करता है कि हमारा बॉम्ब बनाने का कोई इरादा नहीं है, 2003 से हमने इस इरादे को छोड़ दिया है।
अगर इरादा नहीं है तो एनरिचमेंट इस लेवल की क्यों हो रही है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ईरान को इस बात का पूरी तरह खदशा है। हम्म। जो ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स बनाई हैं, उन न्यूक्लियर साइट्स का जो स्ट्रक्चर है वो ही अपने आप में ये बताता है कि वो युद्ध थोपे जाने के डर से इतने अंडरग्राउंड बनाए गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो प्रिवेंटिव फोर्डो एक्शन। है, फोर्डो, हाँ, फोर्डो का पहले ये आ रहा था कि ये 100 मीटर अंदर है। हम्म। अभी ये भी कुछ बातें आ रही हैं कि वो 500 मीटर से लेके 1000 मीटर तक नीचे हो सकता हाँ, है। हाँ। तो आप ये देखो कि अगर 1 किलोमीटर नीचे तक उन्होंने सुरंग बना के वहां पे अपना न्यूक्लियर प्लांट बनाया है, हाँ। तो इस बात का पूरी तसल्ली है कि उनको ये वॉर सिचुएशन का पहले से पूरा पूरा हम्म। है कि हम्म। हम पे एक दिन हमला होगा। होगा। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि ईरान अगर 2015 वाला समझौता हम्म। अमेरिका एक तरफा नहीं तोड़ता, ठीक है। तो हो सकता है वो आने वाले 15 साल ना बढ़ाता। जब हम्म। अमेरिका ने वो तोड़ दिया तो उनको ये पता लग गया था कि आने वाले दिनों में हम्म। हमारे ऊपर वॉर है जो वो आएगी। तो हम्म। उसके अंदर क्या है कि इसी टाइम के अंदर इनकी अमेरिका की खुद की सिचुएशन चेंज होगी। हम्म। अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान इनसे नहीं जीत जाता, तो आज जो ईरान की सिचुएशन थी ये सिचुएशन ना होती। हम्म। क्योंकि इसके बिल्कुल बाउंड्री साइड के साथ, क्योंकि अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे स्ट्रेट हारमुज के दूसरी तरफ, मतलब एक समंदर को दूसरी साइड के अंदर अड्डे हैं। तो हम्म। अगर आप अफगानिस्तान को देखोगे तो एक बड़ी बाउंड्री है जो इनके साथ लगती है। ठीक तो है। डायरेक्ट इन्वेड करना और उस बाउंड्री से अपने फौजियों को या किसी और तरह के लोगों को ईरान के अंदर प्लांट करना, वो हम्म। एक बड़ी चीज बन जाती। तो वो 2018 से सिचुएशन क्लियर हो गई थी कि आने वाले दिनों में वॉर हो। हम्म। तो वो जो जितने इन्होंने मिसाइल बनाए हैं, ड्रोन बनाए हैं, तो ये हम्म। सारा फर्स्ट टाइम जो 2009 के अंदर जो इनका सबसे बड़ा मिसाइल है अभी, तो हम्म। वो 2009 के अंदर ऑपरेटिव होगा। तो 2009 के बाद 15 तक उन्होंने कुछ बढ़ाया, 15 के बाद उसकी उसको स्पीड अप कर दिया बहुत ज्यादा। ठीक है। और 18 के बाद तो फिर क्वालिटेटिवली उन्होंने इसको करा। तो और वो देखिए आप इनके जो ड्रोन वाले और मिसाइल को जो प्रोटेक्ट करने वाले जो अड्डे हैं, हाँ। मिलिट्री बेसिस हैं, वो भी सारे अंडरग्राउंड है। हम्म। तो आप ये देखिए कि उन्होंने इराक देख लिया, देख लिया। हम्म। ये सब बचाव के। उन्होंने इराक देख लिया, उन्होंने लीबिया देख लिया, इराक देख लिया, उसके बाद उन्होंने इसकी स्ट्रेटेजिकली तैयारी शुरू करी और जो भी अपना बनाया उसको इतनी जगह पे बनाया। एक तो उसको सेंट्रलाइज नहीं करा, ठीक है। उसको डिसेंट्रलाइज करते हुए इतने छोटे छोटे पैमाने पे छोटे छोटे अंडरग्राउंड बेसिस हैं जो वो बनाए हैं। हम्म। और इसी में उन्होंने ये पिछले टाइम तैयारी करी। हम्म। सो मुझे ये लगता है कि अभी एनपीटी से बाहर आने की वो बात कर रहे हैं। आईएए से एनपीटी अगर वो से। एनपीटी, आईएए से कहा है। हाँ अगर, हाँ अगर वो उससे बाहर आ जाते हैं हाँ। तो वो उसका हिस्सा ही नहीं रहेगा। हाँ। तो फिर जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी है हाँ। उसके उसके हवाले से उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बचती। हम्म। तो वो अभी मुझे लगता है कि अब इन्होंने जो अभी इनका फेलियर हुआ है, इसके अंदर अभी इन्होंने मान लिया कि हम्म। भाई अब बढ़ाना ही पड़ेगा। एनपीटी की बात अब करें और इसको हाँ, कि मिडल ईस्ट में जो न्यूक्लियर पावर है, कोई देश नहीं है इसराइल के अलावा। हालांकि इसराइल इस बात की ना तो हामी भरता है ना वो मना करता है। एक डॉक्ट्राइन ऑफ एम्बिग्यूटी उसने अपनाई हुई है कि आप खुद अंदाजा लगा लो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है कि नहीं। लेकिन ये माना जाता है उसके पास 100 से 400 के आसपास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो मिडल ईस्ट में इसराइल ही एक ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और उसका न्यूक्लियर पावर बनने की भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक कार्गो शिप येलो केक, जो यूरेनियम कच्चा माल इस्तेमाल होता है जो बॉम्ब बनाने के लिए, वो बेल्जियम से इटली जा रहा था, जर्मन कार्गो शिप। वहां से करीब 200 किलो यूरेनियम गायब हो गया। और यह कहा जाता है कि वो यूरेनियम गायब नहीं हुआ बल्कि इसराइल ने चुरा लिया। उस चोरी किए हुए यूरेनियम से बॉम्ब बनाए
जिसकी खबर उनके अलाइज तक को भी नहीं हो पाई। तो एक तरफ तो इसराइल खुद अपने पास न्यूक्लियर बम लेके बैठा हुआ है, दूसरी तरफ वो चाहता है कि मिडल ईस्ट में कोई दूसरा देश ना हो जो उसके लेवल पर, उसकी पावर पर, उसके लेवल तक आ सके, न्यूक्लियर बम बना सके, अपनी एक मिलिट्री पावर जो है वो मिडल ईस्ट में रखना चाहता है। लेकिन जो मौजूद अभी जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, जो ईरान ने जो इसराइल को जवाब दिया, उससे एक बात तो तय है कि जो मिलिट्री सुपीरियरिटी थी इसराइल की वो टूट गई है, कहीं ना कहीं वो शैटर हो गई है। दुनिया ने देख लिया है कि ऐसा नहीं है कि इसराइल को भेजा नहीं जा सकता। तेल अवीव जो मेन शहर था इसराइल का, उसको ईरान ने धुआं धुआं कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो इसराइल कह रहा है कि हमने बहुत अचीवमेंट हासिल कर ली है, न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी है ईरान की। ईरान का कहना है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन हम इस जंग में जीते हैं क्योंकि हमने इसराइल की जो सुपीरियरिटी थी मिलिट्री की, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया है। उधर अमेरिका कह रहा है कि हमने जो है पीस हासिल कर लिया है, 3 बम गिराने के बाद जो है शांति हो गई है। सब अपनी अपनी जीत का जश्न एक तरह से मना रहे हैं। तो अमरजीत, इस बारे में क्या कहना है आपका कि इस जंग से किसको क्या हासिल हुआ है? देखिए, मैं जो दावे जिसके भी हों, हम्म। इजराइल का दावा हो सकता है कि हम जीते हैं, ईरान दावा कर सकता है कि हम जीते हैं, हम्म। पर इसके अंदर एक बात मैं जो शेयर करूंगा जो डिफेंस से जुड़ी हुई है, जिससे अमेरिका भी पूरी तरह कह लो कि हैरान हो गया हम्म। और भयभीत हो गया, ये कहूंगा मैं। और हम्म। इजराइल तो हुआ ही। हाँ। तो आप ये देखिए कि जैसे ही यहां से ईरान की मिसाइल उड़ती थी, हम्म। तो कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जिनको 12 मिनट लगते थे लॉन्च करने में। ठीक है। तो जैसे लॉन्चिंग हो रही है, आप देखो दूसरी तरफ कतर के अंदर इनका मिलिट्री बेस है, हम्म। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के नजदीक इनके जो वॉरशिप्स हैं अमेरिका के। हम्म। जैसे ही उड़ेगी, सबसे पहले वॉरशिप के ऊपर लगा हुआ रेडार है जो, ठीक है। उड़ते ही, लॉन्च होते ही इजराइल के अंदर ये जानकारी पहुंच गई कि यहां से इतने मिसाइल जो है लॉन्च हो चुके हैं। और पहुंचने वाले हैं आपके पास। ठीक है। हाँ। उसके बाद उनको इंटरसेप्ट करना, मिलिट्री बेसिस जितने अमेरिका के हैं उन मिलिट्री बेसिस से उनको इंटरसेप्ट करा जाता रहा है। हम्म। उनको मार गिराने के लिए इनके जो रडार सिस्टम थे उन्होंने जोर लगाया है। हम्म। पहले आपके देखो, आपके जो वॉरशिप्स हैं, नेवल वॉरशिप्स, हम्म। पहला हमला उसका झेला, दूसरा हमला आपका जो कतर का वो है हम्म। उसका झेला, उसके बाद आपका ये जो एक और देश है उसके इराक वाले से, इराक के ऊपर से गुजर के गए, फिर इराक वाला अड्डा अमेरिका का वो कर रहा है। फिर ये जो रेड सी है, हम्म। रेड सी के अंदर अमेरिका के नेवल शिप्स भी हैं और इसराइल के भी हैं। ठीक है। फिर उन दोनों के जो अटैक्स हैं उनको झेलते हुए, और इसके बाद आता है इनका जो एक, मैं और नाम भूल गया, इनका एक और एयर डिफेंस सिस्टम है जो बिल्कुल जितनी भी इनकी इसराइल की बाउंड्री है ना, ठीक वो है। सारी के ऊपर लगाए हुए हैं। और 4 लेयर सिस्टम था। हम्म। एंड में आता है इनका आयरन डोम, जिसको इतना बड़ा पूरी दुनिया में बना रखा था। तो हम्म। आप ये देखो कि कम से कम 7 घेरे, हम्म। एयर डिफेंस सिस्टम के 7 घेरे तोड़ के हम्म। तेल अवीव के ऊपर हाँ। जब मिसाइल गिरा, तो वो बहुत दहला देने वाली सिचुएशन ठीक है। थी। ठीक है। ठीक है। और वो एक नहीं गिरा, हाँ। वो एक नहीं गिरा, वो हजारों गिरे, मतलब सैकड़ों गिरे गिरे, सैकड़ों हजारों नहीं कह सकते। सैकड़ों और की है। आज का डाटा है हम्म। कि 20 बिलियन हम्म। डॉलर का नुकसान जो है वो डायरेक्ट नुकसान है, हम्म। जिसमें बिल्डिंग्स और जो इनका एक पोर्ट और एक रिफाइनरी के ऊपर जो अटैक हुआ है, तो वो 20 बिलियन डॉलर का डायरेक्ट नुकसान है। और उसमें एक डाटा कुछ दिन पहले था हम्म। कि तब 9वां दिन था वॉर का, 3 दिन उसके बाद चली है। ठीक है। तो आप ये देखिए, 9वें दिन तक 20,000 लोगों ने कंपनसेशन लेने के लिए, इजराइल की पॉलिसी है कि वॉर के अंदर आपका जो भी डिस्ट्रक्शन ठीक। होगी वो सरकार आपको कंपनसेट करेगी। तो ओके। आपको डिस्ट्रक्शन का सारा अपना डिटेल दे के एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो हम्म। 20,000 लोग, 9 दिन के अटैक में 20,000 लोग जो थे, वो 20,000 लोगों ने एप्लीकेशन वहां पे दायर कर दी। ठीक है। हम्म। तो वो ये आप देखिए जो
फलस्तीन के अंदर हो रहा था, वो जब जैसे इजराइल के अंदर हुआ दिखा, तो हम्म आप ये देखेंगे कि ये जो रास्ते हैं रेड सी के रास्ते के तहत, जिनको नेवल शिप नहीं मिले, वो छोटी कश्तियों पे सवार होके यूरोप को भागे हैं लोग, अच्छा, इजराइल से। इजराइल से, ठीक है। बहुत बड़ी बहुत बड़ी संख्या यहां से उड़ के यूरोप पहुंची है। और हम्म बड़ा एक हिस्सा इसके तहत जो होतीज हैं, और इनको पैसे देके ठीक है। रेड सी के अंदर, क्योंकि ये सारा वो डंकी वाला सिस्टम भी है इसके अंदर, तो वो बहुत सारे लोगों को पैसे देके बड़ी कश्तियों में, और उसमें कुछ कश्तियों को आग लगी है, कुछ लोग मारे भी गए, अच्छा। और एक बड़ा हिस्सा वहां से जाने के लिए वो हुआ था जो। और इसके अंदर एक चीज और मैं जोड़ दूं कि हम्म ये ईरान की सरकार बदलने को फिर रहे थे, और हाँ। हुआ बिल्कुल इसके उल्ट। हम्म सिविल वॉर की सिचुएशन खड़ी होगी इजराइल के अंदर, इजराइल में। और सिविल वॉर की सिचुएशन खड़ी होगी अमेरिका के अंदर। हम्म पहले वहां पे इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ हो रहा था, हाँ। और जैसे ही ये इन्होंने बम सीधे गिराए, तो एक बड़ा हिस्सा वहां पे इकट्ठा हो गया ईरान के फेवर में। ठीक है। तो ठीक है। वो किसी और को बदलते बदलते उनको आप कोई अपनी कुर्सी का डर है जो चला। हो गया। हाँ। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि हम्म आ, एक छोटी सही, पर ये इसमें जो पूरी दुनिया में मैसेज भी गया है, हम्म, वो ईरान की जीत का ही मैसेज है। ठीक। और ये एक बड़ा मैसेज है जो आने वाले समय में इनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में इस एरिया के हमारे अंदर। पास टाइम थोड़ा कम रह गया अब। तो अभी जो बताया आपने कि इसराइल से बड़ी गिनती में लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, भागने शुरू हो गए वहां से। फिलिस्तीन में जो इतने लंबे समय से चल रहा है, उसका दर्द शायद थोड़ा बहुत महसूस इसराइल के लोगों को हुआ हो। इसराइल की थोड़ी सी बात मैं और करना चाहूंगा आपसे कि एक ना नई चीज दिखी इस जंग में, कि इसराइल ने तेहरान में 5 कार बॉम्ब धमाके भी किए। जब दो देश लड़ते हैं तो उनकी लड़ाई का पता लगता है कि लड़ाई हो रही है, मिसाइलें आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन जो कार के अंदर बम धमाके करने, जो आमतौर पे कोई नॉन स्टेट एक्टर या जिनको आतंकी कार्रवाई कह दिया जाता है, इसराइल ने वो भी की तेहरान के ऊपर। और इसराइल ऐसे ही तबाही जो है वो फिलिस्तीन में, गाजा में मचाए हुए है। इस जंग के दौरान भी लगातार फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं। जंग रुकने के बाद भी वहां पर लोग जब एड लेने जाते हैं, वहां पर भी उनके ऊपर गोलियां चला दी जाती है। तो इसराइल का ये जो हम रूप देखते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? जल्दी से खत्म करेंगे, सिर्फ 5 मिनट रह गए हमारे पास। हाँ, मुझे ये लगता है, देखिए विपिन जी, एक ना लंबी तैयारी करी गई है, खास तौर पे फलस्तीन के खिलाफ। हम्म और वो तैयारी ये है कि यहाँ पे जो फलस्तीन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो अस्तित्व है वो पूरी तरह मिटाना है। और उसको मिटाने के लिए जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, या तो उनको डिस्प्लेस कर देना है, हम्म या फिर उनको मार देना है। नहीं, तो मार्च इसके तो बीस लिए लाख की इन 20 लाख की गिनती है फिलिस्तीनियों की, और करीब 50-60 हजार लोग तो अपने सर, मुल्क जा चुके हैं। नहीं, उसमें एक डाटा और भी आया अभी, उसमें 4 लाख लोग जो हैं वो गायब कर दिए गए। अच्छा। और ये बहुत हैरानीजनक डाटा है। हम्म 60,000 तो डेथ रिपोर्ट हुई है ना, हम्म जो लोग जिनका पता ही नहीं है कहाँ पे हैं, हम्म मारे गए हैं या जिंदा हैं, 4 लाख लोगों का अता पता नहीं है हम्म पिछले 11 महीने। तो उसमें मुझे ये लगता है कि जो इनका अवाम है, हम्म उनको स्कूल से लेके एक ऐसी ट्रेनिंग दी गई है हम्म कि ये जो मुस्लिम है, हम्म ये जैसे वो बनाते हैं ना, जैसे मुस्लिम मुस्लिम के अंदर भी कुछ कट्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम्म जैसे ISIS पर भी। ठीक है। तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे लोग तैयार करती हैं जिनको फिदाइन हमले के लिए तैयार किया जा सके, जिनको हाँ। जो कहा जाए वही सत्य हो, अंतिम सत्य हो। तो वो जो इजराइल है, वो अपने हर नागरिक को उसके लिए फौजी जो आर्मी की ट्रेनिंग है वो कंपलसरी कर रखी है। उसको कुछ ना कुछ टाइम सेवाएं सेवाएं देनी ही है आर्मी के अंदर। हम्म तो वो सारी जो एक लंबी तैयारी है, उनका जो दिमाग का जो सेटअप है, उनका स्टेट ऑफ माइंड है, वो बिल्ड ही ऐसे कर दिया गया कि उनको, जो फलस्तीन में रहने वाले लोग हैं, उनको वो हम्म अपने दुश्मन ही लगते हैं।
दुश्मन और लगते हैं, वो वो इंसान वो एक समझते ही बात नहीं कहते है। हैं, हम्म। इंसान नहीं समझते, वो बात ठीक है। आपने ये हम्म। बात जो करी कि अभी बेसिकली एक तो होता है ना, आप वॉर के अंदर मारते हो लोग, हाँ। एक होता है शिकार खेलना। हम्म। जैसे एक भेड़, शिकारी बकरी का चारा डालता है ना, तो उसके बाद शेर आता है, फिर शेर को मार लिया जाता है। हाँ। तो वैसे ही आप एड सेंटर बनाते हो, वहां हाँ। पे खाने की गाड़ी पहुंचाते हो, लोग खाना लेने आते हैं और आप उन पे गोली चला देते हो। दुनिया का चुप है। वो एग्जैक्टली दुनिया वैसा देख है। रही है, लेकिन दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो चुप क्यों है इस मामले को लेकर? देखिए, मुझे ये लगता है कि अब चुप्पी नहीं रही। ठीक है। अब चुप्पी नहीं रही। हाँ। चुप्पी थी ये हमास के, ये जो 7 अक्टूबर 2023 का जो हमला है, इससे पहले चुप्पी थी। ठीक है। उसके बाद चुप्पी नहीं रही पूरी दुनिया के अंदर। बेसिकली ये जो अभी शिकस्त भी हुई है ना इनकी की, इनकी जो अभी हार हुई है, उसके अंदर जो फलस्तीन के फेवर का जो जितना रेजिस्टेंस मूवमेंट था, हम्म। पूरे यूरोप के अंदर बड़ी रैलियां हुई हैं, पूरे यूरोप के अंदर कॉन्टिन्यूसली यूरोप के लोग आके यहाँ पे एड लेके जाने के लिए, एक वो हाँ। शिप आया। उसके बाद ये सारा जो मिस्र वाला जो इनकी एलओसी है, उसको क्रॉस करने के लिए हम्म। बड़े लोग वहां पहुंचे, ठीक है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट वो सब। तो उसके अंदर ये है कि अभी वो जो अगेंस्ट इजराइल जो फलस्तीनी लोगों की जो नस्लकुशी का जो गुस्सा था पूरी दुनिया के अंदर, हम्म। जैसे ही ईरान पे अटैक करा, वो कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली इनके खिलाफ। ठीक है। कि भाई पहले तो वहां पे था, अब ईरान। हम्म। तो वो जो गुस्सा था बेसिकली वो ईरान के फेवर में शील्ड बन गया। हम्म। इनको ये उम्मीद नहीं थी, इनको ये था कि हाँ। फलस्तीन वाला तो चलता रहेगा, चलता रहे, कोई बात नहीं। पर इनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये सारे लोग जो फलस्तीन की लोगों की हत्या के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, वो ईरान के फेवर में भी आ जाएंगे, ये इनको उम्मीद नहीं थी। तो तो ठीक वो है जी, हमारा इमीडिएटली वो टाइम। सारे लोग उन्होंने जस्ट एक, हाँ, टाइम हाँ हमारा ठीक है खत्म है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमरजीत जी एडवोकेट है पंजाब शुक्रिया। जिला हाई कोर्ट में, और कॉलमनिस्ट हैं। इनके कॉलम लगातार अखबारों में छपते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी आपका। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।